convenience cost is regretted. Thank you. तो पुरी जाने के लिए हमारी जर्नी शुरू होती है सिलीगुड़ी की न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से, जहाँ पे हमारी ट्रेन थी गरीब रथ एक्सप्रेस और हमें जाना था हावड़ा। तो ट्रेन अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा लेट करके आती है, इसी वजह से भैया रात की नींद भी बर्बाद तो होती है, पर हम खुश थे क्योंकि जर्नी शुरू हो चुका था। ट्रेन में सफ़र करने का मज़ा कुछ अलग ही होता है ना। तो बहुत दिन बाद हावड़ा ब्रिज देखने के बाद मन एकदम खुश हो गया सच में। तो हावड़ा स्टेशन से अभी हमें जाना है शालीमार स्टेशन तक, क्योंकि हमारी नेक्स्ट ट्रेन वहाँ से ही है। वैसे हावड़ा स्टेशन की यहाँ से आपको बस, टैक्सी, ऑटो वगैरह सब कुछ मिल जाता है शालीमार स्टेशन तक जाने के लिए, पर ध्यान से जाइएगा, अगर ट्रैफिक हो तो टाइम लगता है, नहीं तो जल्दी हो जाता है। वैसे हमें भी थोड़ा बहुत चलना पड़ा क्योंकि हम लोगों ने ऑटो किया ऑटो स्टैंड से, और वहाँ से हम लोग चले आए शालीमार स्टेशन तक। और शालीमार स्टेशन से हमारी ट्रेन थी जगन्नाथ एक्सप्रेस। तो ट्रेन में चलने की 5 मिनट बाद ही ट्रेन छोड़ दिया। तो इसी वजह से आपको एकदम टाइमली आना चाहिए अगर आपको ट्रेन पकड़नी हो तो। हमें तो लेट हो गया था भैया। तो सुबह 4:30 बजे एकदम राइट टाइम पे हम लोग पहुंच चुके थे पुरी, और हम लोग टोटल 8 जन थे। तो इसी वजह से यहाँ से हम लोगों ने एक ऑटो हायर कर लिया और 300 रुपया लिया और हमें पहुँचा दिया हमारी होटल तक, होटल विनायक तक। एक्चुअली यहाँ पे पहले ही हम लोगों ने बुकिंग करके रखे थे। एक्चुअली होटल की रिव्यू मैंने पहले ही चेक कर लिया था, और होटल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा लगा, और यहाँ पे आपको लिफ्ट भी मिल जाता है, आप चाहे तो लिफ्ट में जा सकते हैं। पर हमारी जो 3 रूम बुक थी, 3 रूम बुक किए थे हम लोगों ने, वो 3 रूम ही फर्स्ट फ्लोर पे था। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो चल के ही जाते हैं, इतना भी क्या आलसीपना। अभी रूम की बात करें तो रूम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बेड भी बड़ा था, 3 लोग आराम से सो सकते हैं। और साफ़ सफाई की बात करें तो बोलने से आके कर भी दे के जाते हैं, तो इसी वजह से कोई टेंशन है नहीं। रूम अच्छा था, बालकनी भी था, और साथ ही में हम लोगों ने एसी रूम लिया था, तो इसी वजह से पर रूम 1600 करके लिया। एक्चुअली नॉन एसी रूम कोई खाली था नहीं, इसी वजह से लेना पड़ा। और अभी के टाइम में इतना ज़्यादा गर्मी था नहीं कि एसी चलाए, तो इसी वजह से लॉस तो हुआ है। और अगर आप बोलते हैं तो फिर पहले आप अगर बुकिंग करते हैं तो फिर आपको नॉन एसी रूम भी मिल जाता है 1100-1200 में। और बाथरूम की बात करें तो बाथरूम साफ़ सुथरा होना तो चाहिए भैया, नहाना है यहाँ पे, तो इसी वजह से बाथरूम भी साफ़ सुथरा ही लगा मुझे। हम लोगों ने 3 रूम लिए थे और तीनों रूम अच्छा ही था, कोई बुराई नहीं था कोई रूम में। और रूम के बाहर, 2 रूम के बाहर मंदिर भी देखने को मिल रहा था, बाजू में मंदिर था, तो अच्छा लगता था। सुबह सुबह भजन यहाँ पे चलना हो तो अच्छा ही लगेगा, सुबह सुबह भजन सुनने में। कितना टाइम लगा? थैंक यू सो मच ब्रदर। कितना टाइम लगा? मुझे 2.5 घंटा लगा। 2.5 घंटा? कब बनाया? कल? नहीं, आज बना। सुबह सुबह तो अभी खत्म करके मैं इसको। तो रूम में बैग वगैरह रख के हम लोग सीधा चले आए थे समुद्र के सामने, और आते ही मुझे एक बहुत ही सुंदर कलाकारी देखने को मिला। एक भैया ने बहुत ही सुंदर से रेत के ऊपर एक बहुत ही सुंदर मॉडल बना के रखा था, तो अच्छा लग रहा था। तो मैंने उनसे थोड़ी बहुत बात किया। ये यहाँ का लोकल ही है, पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, और साथ ही में यहाँ पे सुबह सुबह ऐसे कलाकारी भी करते हैं, तो मैंने भी थोड़ा बहुत पैसा दिया उनको। वैसे पुरी आने के बाद आपके दिमाग में बस यही घूमते रहता है कि कब समुंदर के सामने जाओ, कब समुंदर का सुंदर नज़ारा का मज़ा लो, ठंडा ठंडा हवा। वैसे समुंदर देखने का मौका कभी कभार ही मिलता है, हर रोज़ थोड़ी देखने को मिलता है, तो इसी वजह से समुंदर के सामने आने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मछली खाने की शौकीन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, समुंदर के बाजू में मतलब बीच में ही आपको मिल जाता है समुंदर की सभी तरह की मछलियाँ, जो न्यूट्रिशन से भरपूर होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है। आप चाहे तो यहाँ से खरीद सकते हैं, और रोड के बाजू में ही आपको दुकान वगैरह मिल जाता है जो आपको ये सब पका के भी दे देगा, तो यहाँ से खरीद के आप वहाँ पे दे सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे आपको बहुत तरह की शंख वगैरह भी मिल जाता है, आप चाहे तो यहाँ से खरीद सकते हैं, पर कौन सा असली है कौन सा नकली है ये थोड़ा जान लीजिएगा।
तो सुबह सुबह सुंदर समुंदर का नज़ारा देखने के बाद हम लोग नहा धो के तैयार हो चुके थे मंदिर दर्शन करने जाने के लिए। और यहाँ से मतलब होटल से हमारी ऑटो भी मिल जाता है, मतलब टोटो करके आप 50 रुपया दे के चले जा सकते हैं मंदिर तक, या फिर पैदल भी जा सकते हैं। अगर पैदल जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सच में अच्छा लग रहा था। मंदिर की चारों तरफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा जूता वगैरह रखने का जगह, टॉयलेट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। मंदिर के अंदर अगर आप ये सब रखते हैं तो फिर कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, पर बाहर रखने से आपको पैसा देना पड़ेगा। मेन मंदिर के बाहरी चारों तरफ आपको ये सुविधा मिल जाता है। उसके बाद आपको मंदिर दर्शन करने जाना पड़ेगा। वैसे हिंदू धर्म की बात करें तो 4 धाम की यात्रा सबसे शुभ माना जाता है। रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, पुरी की जगन्नाथ टेम्पल और साथ ही में द्वारका। अभी पुरी की जगन्नाथ जी के मंदिर की बात करें तो कहा जाता है असली जो मंदिर है वो अवंती के राजा इंद्रदम्न ने बनाया था। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जगन्नाथ जी के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर की जो ध्वज है वो हवा की विपरीत दिशा में बहता है। नीचे जो फ्लैग दिख रहा है आपको दाएं दिशा में बह रहा है और ऊपर की जो फ्लैग है वो बाएं दिशा में बह रहा है। मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग होटल में आके खाना वाना खा लिए। होटल में भी विनायक होटल में भी आपको खाना मिल जाता है प्योर वेज। तो मैंने वेज थाली ऑर्डर किया था जो हमको 130 रुपया जैसा पड़ा था। कहना पड़ेगा खाना अच्छा ही था। उसके बाद थोड़ी बहुत सोने के बाद हम लोग चले आए थे फिर से बीच में। एक्चुअली अभी मुझे जाना है मंदिर की जो ऊपर की जो ध्वज है, जो फ्लैग चेंज होता है वो देखने के लिए। तो विंटर में 5 बजे से ही फ्लैग चेंज करना शुरू हो जाता है, तो आप उस हिसाब से आ सकते हैं और देख सकते हैं। तो कहा जाता है द्वापर युग के बाद में भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति एक इंद्रनील मणि के रूप में एक बड़ वृक्ष के नीचे थी और राजा इंद्रदम्न उन्हें दर्शन करना चाहते थे पर दर्शन हो नहीं पाया। फिर भगवान विष्णु उनके सपने में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि एक मंदिर निर्माण करने के लिए और साथ ही में मंदिर में जो मूर्ति स्थापित किया जाएगा वो भी कैसे बनाना है वो भी वो कहते हैं। कैसे एकमात्र एक लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में बह के आएगा और उससे ही मूर्ति को बनाना है। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि स्वयं विश्वकर्मा जी आए थे मूर्ति बनाने के लिए, पर उनका एक शर्त था कि मूर्ति बनाने के समय कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। पर मूर्ति निर्माण होने से पहले ही राजा दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाते हैं और मूर्ति अधूरा ही रह जाता है। तो मंदिर घूमने के बाद फ्लैग चेंज करना देखने के बाद मैं आया था थोड़ी बहुत मार्केट घूमने के लिए। यहाँ पे आपको सी फूड वगैरह भी मिल जाता है शाम के टाइम पे, पर मैंने सोचा कि यहाँ पे आया हूँ तो प्योर वेज में खाऊंगा, कोई नॉन वेज में नहीं खाऊंगा। पर रात में समुद्र के सामने आने के बाद सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न ट्राई किया और सच में बहुत ही अच्छा है और हेल्दी खाना भी है। अगर आप वेज खाते हैं तो फिर आपके लिए अच्छा स्नैक्स है शाम के टाइम के लिए। सुबह के टाइम पे ये मिलता नहीं है, ब्रेकफास्ट के लिए भी अच्छा है, पर सुबह के टाइम पे ये मिलता नहीं है, शाम के टाइम पे मिलता है। तो मसाला देके अच्छे से मिक्स करके मुझे दिया गया और मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा खाने में। वैसे शाम के टाइम पे उल्टा फुल्टा खाने से अच्छा है कि आप कुछ हेल्दी फूड खाएं, तो शरीर के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है। वैसे समुद्र के बाजू में आने के बाद अगर आप नारियल पानी ना पिए तो फिर क्या बात है। नारियल पानी और उसकी मलाई सच में बहुत ही अच्छा खाना है और मेरा फेवरेट है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट घूमने के बाद खाना वाना खाने के बाद मैं फिर से वापस रात में होटल आ चुका था और रात का खाना भी मैंने होटल में ही खाया, जहाँ पे प्योर वेज आपको खाने को मिलता है, बस सब्जी चेंज किया गया है। तो नेक्स्ट डे हम लोग भुवनेश्वर की साइड में और कोणार्क टेम्पल देखने के लिए निकल चुके थे। तो पहले आए थे हम लोग चंद्रभागा बीच में। वैसे ये बीच सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा माना जाता है और इंडिया में पहली ब्लू फ्लैग इसी बीच को दिया गया था। इतना ज़्यादा धूप की तपिश है कि क्या बताऊँ। अभी थोड़ा धूप कम हुआ है तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर से समुद्र के बाजू में हम लोगों ने नारियल पानी पिया। समुद्र के बाजू में नारियल पानी पीने का मज़ा ही कुछ अलग है, मलाई के साथ।
चंद्रभागा बीच के बाद हम लोग आ चुके थे कोणार्क टेम्पल में घूमने के लिए, देखने के लिए और बहुत कुछ जानने के लिए। टिकट प्राइस था पर हेड 40 रुपीज़। वैसे यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि चंद्रभागा नदी के बाजू में ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने तपस्या किया था भगवान सूर्य की। उसके बाद ही सूर्य भगवान के आशीर्वाद से उन्हें एक मूर्ति मिलता है और उसके बाद ही वही यहाँ पे सूर्य टेम्पल मतलब सूर्य भगवान की एक मंदिर स्थापित करते हैं। फिर 13वीं सेंचुरी में युद्ध जीतने के बाद ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग नरसिंह देवा ने यहाँ पे कोणार्क टेम्पल की स्थापना किया था। तो कोण मतलब एंगल और आर्क मतलब सूर्य, तो उस भगवान सूर्य के पहले किरण कहा जाता है यहाँ पे पड़ता है, इसी वजह से यहाँ पे यह टेम्पल बनाया गया है। और 12,000 कारीगर ने 12 साल में यह टेम्पल बनाया था। मंदिर की आर्किटेक्ट अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया है और साथ ही में कलाकारी भी देखें तो पता चलेगा कि उस समय भी कितना सुंदर तरीके से ऐसे मंदिर को बनाया जाता था। बहुत ही अच्छा प्लान के साथ मंदिर को बनाया गया था। पहले आपको मिल जाता है नाट्य मंदिर, उसके बाद प्रार्थना मंदिर, उसके बाद मेन मंदिर, उसके बाद माया मंदिर और उसके बाद छाया मंदिर। मंदिर की चारों तरफ आपको 4 दरवाजा देखने को मिलता है और साथ ही में कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरण मंदिर के अंदर अष्ट धातु से बनी हुई भगवान सूर्य की मूर्ति के ऊपर पड़ती थी। उसके बाद बाहर निकलने से लगता था कि सूर्य की किरण मंदिर के अंदर से निकल रहा है। और साथ ही में 50 टन की एक चुंबक मंदिर के ऊपर स्थापित किया गया था और अंदर में 3 टन की एक चुंबक स्थापित किया गया था। इसी वजह से मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी वो हवा में तैरती थी। तो समझ सकते हैं आप साइंस को कैसे यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया था उस समय में भी। साथ ही में मंदिर की चारों तरफ आपको 24 चक्र भी देखने को मिलेगा, जो मेरे ख्याल से 24 घंटे को दर्शाता है। और साथ ही में हर एक चक्र में आपको हर एक चक्र को 8 भाग किया गया है। इसका मतलब हर एक प्रहर को यहाँ पे दर्शाया गया है। 8 प्रहर मतलब 24 घंटा। मंदिर में अंदर प्रवेश करने के लिए आपको मेन गेट तो मिलता ही है, साथ ही में दोनों साइड में आपको 2 गेट भी मिलता है, जिसे हाथी गेट और घोड़ा गेट भी कहा जाता है। मंदिर में अगर आप घूम के देखें तो समझ में आएगा कि उस समय भी कितना अच्छा आर्किटेक्ट का काम होता था, कितना अच्छा कलाकारी आपको देखने को मिलेगा। ये बात आप सोच के सच में हैरान हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया गया था। उसके बाद 1600-1700 दशक में यहाँ पे बहुत बाहर के राजाओं के द्वारा आक्रमण किया गया था। फिर अंग्रेजों के द्वारा इस मंदिर को फिर से ढूंढा गया और 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया। देखिए, पुरी के जगन्नाथ जी के अभी की जो मंदिर है उसे 10th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के किंग अनंत वर्मन के द्वारा बनाया गया था। तो जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने आपको जो स्तंभ देखने को मिलेगा, अरुणा स्तंभ, वो पहले यहाँ पे मेन मंदिर के सामने स्थापित था। उसके बाद उसे वहाँ पे जाके स्थापित किया गया। और यहाँ पे मंदिर के एकदम आखिरी छोर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को ब्रिक्स टेम्पल। एक्चुअली इसे वैष्णव टेम्पल भी कहा जाता है। ये मंदिर भी बहुत ही पुरानी है, कोणार्क टेम्पल जैसा ही, पर बहुत बाद में इसे ढूंढा गया था। अभी मंदिर की उस साइड में, कोणार्क टेम्पल के साइड में आपने देखे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा लोगों का भीड़ है, पर यहाँ पे कोई है नहीं, एक जन भी नहीं है। बहुत लोग यहाँ तक आते भी नहीं है, वहाँ तक ही घूम के चले जाते हैं। तो अगर आप आए तो अच्छे से पूरी जगह को देखिए। हिस्ट्रिकल प्लेस है तो अच्छा लगता है, पुरानी सब जगह देखने के लिए, सभी जगह मंदिर है। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे अभी दूसरे जो जगह है भुवनेश्वर में, वो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हर हर महादेव।